सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को मिस माथुर की राम राम और आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपको सुख संपत्ति में वृद्धि करे, आपकी खुशियों में वृद्धि करे, आपके मन वांछित आपको नौकरी दिलाने में सहायक हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। हम ये 2022 अभी दिसंबर 26 को जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का उसको सॉल्व कर रहे थे और ये पहले से तय है कि अपना पर्पज इसका सॉल्यूशन कराना नहीं है। फिर अपना पर्पज क्या है? अपना पर्पज ये है कि जो ऐसी अवधारणा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया कि पेपर टिपिकल आया था। निसंदेह पेपर लाइन से हटके आया पर आप इसको टिपिकल नहीं कह सकते। और ये आप अपने आप सोचे, अब जब दोबारा आप देखेंगे जो चीजें आपने पढ़ी है मैं सिर्फ उसमें से वही क्वेश्चन कर रहा हूं जो हर स्टूडेंट जो कहीं भी पढ़ा है, किसी भी क्लास में पढ़ा है, वो उनको कर सकता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित। तो इसलिए जिन लोगों के नंबर 60% तक आ गए, यानी कि 40% कवर कर रहे हैं, वो तो सारे अपन जीके की तैयारी में लग जाएं। और जिनके कम आए वो अपने आप का अवलोकन करें, मूल्यांकन भी करें कि ऐसा कैसे हो गया और कैसे हुआ और आगे सुधार। क्योंकि वैकेंसी ऐसा नहीं है कि कोई अंतिम वैकेंसी नहीं थी, आती रहती है। अभी राजस्थान में भी आने वाली है और अदर स्टेट में भी आ रही हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी हैं वो लगातार चलती रहती हैं। तो इसलिए उसको आप देखें और सोचें, जब दूसरी तीसरी बार आप पेपर देखेंगे और ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। एक इस तरह के फोन आ रहे हैं अभी कि सर इसमें सहायता करो कि आरपीएससी 40% की कंडीशन हटा दे, 30% या 35% पे ले आए। तो ये आप ही कर सकते हो, कोचिंग वाले या टीचर इसमें नहीं कर सकते। हाँ, हमारा सारा समर्थन है आपको, लेकिन अगर आप ये आर्गुमेंट देते हैं कि भाई पेपर टिपिकल आ गया इसलिए कम कर दो, तो ये आर्गुमेंट सही नहीं है, क्योंकि पेपर टिपिकल नहीं माना जाएगा। 40% तो आप आराम से ला सकते हैं जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। हाँ, फिर कैसे? आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि और सब्जेक्ट की बजाय मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में सोचना पड़ता है। जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट हैं, उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप 2, 3, 4, 5 सेकंड सोच के उसका आंसर दे सकते हैं। मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनमें आपको 5-5 मिनट लग जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इस आर्गुमेंट्स पे कम करें तो आप सरकार से, आरपीएससी से अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और भी फिर ये बात करने के लिए ही अपन ने ये क्लास रखी है। फिर थोड़ा और बात करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछली क्लासों में अपन ने ये ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और करीब 45-46 क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो गए थे। और वो वही क्वेश्चन थे, उनमें से 4-5 क्वेश्चन आप अगर हटा भी दें, वही क्वेश्चन थे कि जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो टॉपिक, तो आप कर सकते थे और वो आपकी सब क्लास की कॉपी में थे। अब अपन 11th-12th वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, यदि S बराबर A B C D E हो तो ऐसे उपसमुच्चयों की कुल संख्या जो अवयव C रखते हैं परंतु D नहीं। If S equal to this, then the total number of subsets of S which contains element C but not D। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आपकी सीट में था, पहले एग्जाम में आया हुआ है। वहां ये A B C D E की जगह 1 2 3 4 5 थे, उसमें एक अवयव को रखना और एक को नहीं रखना, तो नहीं रखना है उसको हटा देते हैं। डी हटा दिया, 4 एलिमेंट रह गए। सी रखना है हमेशा, सी को रख लेते हैं, तो सी को अलग रख दिया। बाकी 3 एलिमेंट से बनने वाले सबसेट्स 2 to the power 3 8 होते हैं। उन सभी 8 में सी को और लगा दो तो वो 8 ही रहेंगे। तो सॉल्व नहीं करना था ये क्वेश्चन, सभी की कॉपी में हो रहा है। एग्जाम वाले पे वो जो मेजर टेस्ट लिए थे उनमें भी था और आपकी कॉपी में, यानी वही क्वेश्चन चल रहे हैं जो आप कर चुके हैं। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने नहीं किए हैं लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, तो वो कर सकते थे। यदि PA बराबर 3/8, PB बराबर 1/2, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार ऑब्लिक B बार का मान है। If PA equal to 3/8, PB equal to 1/2 and PA intersection B equal to 1/4, then value of probability of A oblique B। ये फॉर्मूला अपन ने क्लास में प्रूव किया था,
तो पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार, वो लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और नीचे हो गया 1 माइनस पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू रख सकते हैं 1 एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए हो गया 3/8, पी बी हो गया 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 अपॉन 1 माइनस पी बी, यानी कि 1 माइनस 1/2 कैलकुलेट करेंगे 3/4 आ रहा है। सबको करना था ऐसे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन हुए हैं जो आपकी सीट में थे और आपकी क्लास की कॉपी में है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 6 एक ही सरल रेखा में हैं। इनमें से किन्हीं 3 को मिलाने से बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या है। इन ए प्लेन आउट ऑफ 10 गिवन पॉइंट्स 6 आर इन ए स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 3 ऑफ देम। बहुत क्वेश्चन ऐसे किए हैं, 10 में से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, लेकिन वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। 6 एक रेखा में तो 6 से 3 कैंसिल कर देंगे। छोटी सी कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, फिर 100 आंसर आ रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन, सीट में भी क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन काफी किए थे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर? ये थीटा दे रखा है, ये लेंथ है, ये आर है, तो ये सारा क्षेत्रफल कितना हो जाता है? RL/2। आर कितना हो गया? आर दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई 3.5 अपॉन 2, 3.5 30, ये 10 लिख देते हैं, 4 यानी कि 7/4, एक दोबारा से 2, इसको कर दिया आपने 35 और नीचे हो गया 20, 5 से कैंसिल कर दिया 5 और ये 4, तो यानी कि 35/4 आ गया। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कितना आ गया ये? 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा रेडियन में है, तो थीटा दे नहीं रखा था इसलिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। थीटा निकाल के उससे कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। अब बताओ कहां टिपिकल है? आपको एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लड़ाई में ही नहीं। फॉर्मूले बार बार पूरे साल, पूरे बैच में, पूरे टाइम यही बताया है कि बेसिक फॉर्मूले और परिभाषा आपको याद रखने, उन्हीं पे आसान है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कहेंगे कि साहब टिपिकल आ गए, तो कैसे माना जाएगा? अंकों 2, 5, 0, 5, 4, 2, 5 से 10 लाख से बड़ी बनने वाली संख्याओं की संख्या है। द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख वी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 2505425। 10 लाख से बड़ी संख्याएं कितनी होंगी? जो 7 अंकों की संख्याएं होंगी सब 10 लाख से बड़ी होंगी। और अंक कितने दे रखे हैं? डिजिट कितने दे रखे हैं? 7 दे रखे हैं। तो बस ये कंफर्म कर दें कि शुरुआत की डिजिट 0 नहीं हो, तो संख्याओं की संख्या क्या होगी? पहले इन सब में से कितनी है? 7 है, 7 को अरेंज कर दें अपन 7 फैक्टोरियल वे से। रिपीट कितनी हो रही है? 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। 5 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल। लेकिन इनमें वो संख्याएं भी आ गई जो 0 से शुरू हो रही हैं, और 0 से कोई संख्या शुरू हो गई तो वो 6 डिजिट की रह जाएगी, तो वो 10 लाख से बड़ी नहीं होगी। तो इसमें से वो वाली संख्याएं घटा दें जो 0 से शुरू हुई है। अगर 0 आपने पहले स्थान पर रख दिया तो बाकी 6 अंकों को 6 स्थानों को व्यवस्थित करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। छोटी सी कैलकुलेशन,
अपने आप कर सकते हैं आप। दोबारा बता रहा हूं, अपना पर्पज क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन आपकी पहुंच में थे और ऐसे क्वेश्चन अपनी सीट में थे और क्लास में किए। तो ये 10 लाख से बड़ी संख्याओं की संख्या हो गई। 7 अंकों की कोई भी संख्या बना लो जिसमें 0 पहली डिजिट नहीं हो, सब 10 लाख से बड़ी बनेंगी। तो इसलिए अपन ने सभी अंकों को लेकर बनने वाली संख्याएं निकाल दी और ये आंसर आ गया। एक गली में भूमि तल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली के विपरीत और एक इमारत के सिरे यानी कि शीर्ष और पाद के उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो इमारत की ऊंचाई है। फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन ए स्ट्रीट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and the foot of a building on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Then height of the building is, ये मान लिया बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग बना देते हैं और ये 15 मीटर ऊंचाई पर ये आपकी क्या है, विंडो है। यहां से आप कहां देख रहे हैं, टॉप पर देख रहे हैं, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और बॉटम यहां देख रहे हैं ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसकी हाइट पूछिए आपसे कितनी है। ये विंडो और ये जो बिल्डिंग है इनके बीच की दूरी मान ले x है, ये x है तो ये वाली भी x हो जाएगी। तो यहां से टेंजेंट 30 निकालते हैं। टेंजेंट 30 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया h माइनस 15 और बेस x हो गया। और टेंजेंट 45 लेते हैं तब टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15 अपॉन x, यानी कि टेंजेंट 45 1 होगा, x इक्वल टू 15 हो गया, यहां लिख दिया आपने। फिर ये 1/√3, ये h माइनस 15 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, h आ जाएगा। बेहद आसान कैलकुलेशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 23.6.6। जैसे जैसे कहा उस तरह से फिगर बना दिया। अपने हाइट एंड डिस्टेंस के जो सीट दी थी उसमें शुरुआत में 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। अगर याद हो तो उससे डायरेक्ट ही लिख सकते थे आप। ये तीसरे चौथे नंबर पर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी हाइट वाली पॉइंट से ऊपर किसी बिल्डिंग के शीर्ष को भी देख रहे हैं, टॉप को भी देख रहे हैं, बॉटम को भी देख रहे हैं, सीधा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। लेकिन इस तरह से किया तब भी आ गया। मतलब फिर टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपके पहुंच में था। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 का एक मूल -5 है और समीकरण p टाइम्स x² प्लस x प्लस q बराबर 0 के मूल समान हो तो q का मान है, एक मूल 5 है तो 5 से सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई कर देते हैं। 2 इंटू 5² प्लस p इंटू 5 माइनस 15, ये 50 माइनस 15 35, तो p इक्वल टू 7 आ गया। p इक्वल टू 7 आ गया। अब p की वैल्यू दूसरी समीकरण में रख देते हैं, 7x² प्लस 7x प्लस q बराबर 0। इसके मूल बराबर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, मूल बराबर है तो विवेचक 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, 49 माइनस 4 इंटू 7 इंटू q इक्वल टू 0, q इक्वल टू 7/4 आ गया। कहां टिपिकल है, 10th क्लास 9 10th में दुघात समीकरण पढ़ लेते हैं, उसकी सहायता से आसान हो रहा है। समीकरण का एक मूल 5 है तो -5 है तो -5 से सेटिस्फाई होगा। मैंने गलत कर दिया, -5 तो -5 लिखा है, 2 इंटू -5², ये यहां -5 आएगा तो p इक्वल टू ये हो गया 50 माइनस 7, यानी कि -7 आ जाएगा। फिर -7 आ जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, -7, ये भी -7,
दोबारा चेक करते हैं। 2 इंटू ये 25, 50, 50 माइनस 7, नहीं 7 ही आएगा, फिर भी पहले मिस्टेक हो गई होगी। ये 35 माइनस P इंटू 5, 7 ही आया, ठीक है। तो 7 वहां रखेंगे, पहले वहां मिस्टेक हो गई लेकिन अपन ने उससे कर लिया। फिर ये आपका 7x² हो गया प्लस 7x हो गया प्लस q बराबर 0, डी यानी कि आंसर वही आ गया 7/4। तो पहले आपने p का मान निकाला, नई समीकरण आ गई आपके पास, उस समीकरण के मूल समान है, समान होने की कंडीशन लगा दी, सीधा आंसर आ गया। समीकरण z इंटू जेड स्क्वायर, z इंटू जेड स्क्वायर, नहीं ये z नहीं है, ये 2 होगा। या सिंपल जेड स्क्वायर या 2। मैं देखता हूं एक बार पेपर में, ओरिजिनल पेपर जो दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ओनली जेड स्क्वायर है ये। समीकरण जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई के हलों की संख्या है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, रख देते हैं इस इक्वेशन में, एक्स प्लस आइटा वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आइटा वाई इक्वल टू 0। रियल पार्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं 2x वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी 0 के बराबर है तो वास्तविक भाग भी 0, काल्पनिक भाग भी 0। यहां से लिखा तो यहां से क्या आ गया अपने पास, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। क्या पूछा है आपसे, हलों की संख्या पूछिए। तो देखिए y इक्वल टू 0 यहां लिखते हैं, तो x के 2 मान आ गए, तो आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 यानी कि -1 आ गया और 0 आ गया, तो एक रूट तो 0 0 आ गया एक, और एक -1 0 आ गया। और अगर x बराबर 1/2 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां से 1/4 प्लस 1/2 माइनस y स्क्वायर बराबर 0, यानी कि y स्क्वायर बराबर 3/4। तो y की 2 वैल्यू आ गई, तो एक तो आ गया 1/2 कॉमा ये प्लस आएगा और 1/2 कॉमा ये नेगेटिव रूट आएगा। तो 4 वैल्यू जो हो गई, 4 वैल्यू हो गई, ये गलत आंसर लगा दिया, सेकंड आएगा, ये नहीं है। तो इसके z के हलों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कौन कौन से, पूरा लिख देता हूं फिर, y इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, √3/2 माइनस √3/2। तो हलों की संख्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देख के ही बता सकते थे आप, और आपको पहले से नहीं किया हुआ है। समीकरण सॉल्व करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई रख दो, 2 समीकरण बन रही हैं, दोनों को सॉल्व कर लिया, पता पड़ रहा है 4 वैल्यू जा रही हैं, तो ये आंसर आ गया। त्रिभुज ABC में A से गुजरने वाली मध्य का AD तथा AD का मध्य बिंदु E है। त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, A से गुजरने वाली मध्य का AD और AD का मध्य बिंदु E, मध्य बिंदु E है, और मान लेते हैं सेंट्रोइड, गुरुत्व केंद्र वो G है। G तो 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, E इसका मध्य बिंदु है। बढ़ाई गई BE AC को F पर मिलती है, बढ़ाई गई BE AC को F पर मिलती है। और अगर यहां से G से लाइन लेते तो ये क्या होता, ये इसका मिड पॉइंट हो जाता, सपोज M इस पर मिलती, तो AF बराबर है, दोबारा पढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन थ्रू A एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E मिड पॉइंट ऑफ AD लिख दिया। BE
इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट एफ, देन ए एफ इज इक्वल टू, अब देखिए जो ए एम जो है ये तो हाफ ऑफ ए सी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने मीडियन ले ली बी से जाने वाली, तो हाफ ऑफ ए सी से तो कम होगा। तो ऑप्शंस देखें, एक 2/3 ए सी दे रखा है, हाफ से बड़ा हो गया, हाफ ए सी दे रखा है, ये भी गलत हो गया, ए सी भी गलत हो गया, 1/3 ए सी, ये ही आंसर आएगा। एडी के जो जी है, जी तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ई इसका मिड पॉइंट है, तो जो ई को आगे बढ़ाएंगे वो एफ पर मिलता है, और जी को आगे बढ़ा रहे हैं, बी जी को आगे बढ़ा रहे हैं, एम पर मिल रहा है, तो एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। तो इसका मतलब ए एफ हाफ ए सी से कम होगा, हाफ ए सी से एक ही ऑप्शन दे रखा है 1/3 ए सी, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो बेहद आसान क्वेश्चन। माना 3 अशून्य सदस्य ए बी तथा सी इस प्रकार हैं कि ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड बी मॉड सी टाइम्स ए। यदि सदस्य बी और सी के मध्य कोण थीटा न्यून कोण हो तो साइन थीटा बराबर है। अगेन लेट ए बी एंड सी बी नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी, दिस इक्वल टू 1/3, this equal to 1/3 mod b mod c times vector a. Theta is the acute angle between the vectors b and c, then sin theta is equal to. ऐसे बहुत क्वेश्चन किए आपने, याद कर रखा है। a क्रॉस b क्रॉस c कल टू कितना होता है? a डॉट c टाइम्स b माइनस b डॉट c टाइम्स a। आपको किसके बराबर दे रखा है? b डॉट सी टाइम्स ए। तो जो b का कोफिशिएंट है 0 और b डॉट सी फिर कितना हो गया? b डॉट सी बराबर -1/3 आ गया। ए का कोफिशिएंट ले लिया दोनों साइड। अब ये तीनों कैसे हैं? जो भी वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल आपको पूछा है, तो b डॉट सी बराबर 1/3 हो गया। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। 3 अशून्य सदस्य लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट दिस देन थीटा इज इक्वल टू, तो यहां आएगा b का मॉडुलस c का मॉडुलस cos थीटा बराबर -1/3। 3 अशून्य सदस्य इस प्रकार थे, तो बी सी बी डॉट सी को यहां लिखना पड़ेगा, ये b इंटू सी इंटू 1/3, तो ये b इंटू सी, ये बी सी कैंसिल हो गया, cos थीटा बराबर -1/3 आ गया। तो देयरफॉर sin थीटा, अब इसमें लिख दिया है इस प्रकार है कि यदि b और तो थीटा न्यून कोण है, अब न्यून कोण नहीं है इसमें, cos थीटा इक्वल टू -1/3 आ गया, तो sin थीटा 1 - 1/9 2√2/3, ये 4th आंसर आएगा। न्यून कोण इसलिए लिखा होगा कि पॉजिटिव वैल्यू ले लें, लेकिन cos थीटा अपने आप नेगेटिव आ रहा है तो कोई फर्क नहीं है। अगर न्यून कोण भी है तो 180 - थीटा वाला आया, cos थीटा की वैल्यू 1/3 ले लेते, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो साइन थीटा कितना हो गया? 2√2/3। ऐसे बहुत क्वेश्चन अपन ने किए कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी बराबर समथिंग दे रखा था, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ये दे रखा है, तो बी सी कैंसिल हो गए, ए का कोफिशिएंट ले लिया, तो cos थीटा -1/3 आ गया। cos थीटा -1/3 आ गया तो साइन थीटा 2√2/3 आ गया। या कोई मिस्टेक हो गई तो cos थीटा 1/3 आएगा, तब साइन थीटा इतना आ गया। इस तरह के काफी क्वेश्चन अपन ने किए। आयत ABCD O का O कोई आंतरिक बिंदु है। त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और BOC का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर है। O is any interior point of rectangle ABCD if area of triangle AOD is 3 centimeter square और area of triangle BOC 6 centimeter square। अपन आयत बना लेते हैं। मेंसुरेशन का आसान सा क्वेश्चन। O इंटीरियर पॉइंट हो गया, O कोई भी आंतरिक बिंदु है तो अपन ने लिख दिया AOD का क्षेत्रफल, ये मान लेते हैं हाइट कुछ ना कुछ तो होगी, ये मान लिया आपने H बने, तो त्रिभुज AOD
का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया हाफ ऑफ AD इंटू H1 बराबर 3। और इसी तरह से फिर दे रखा है BOC का क्षेत्रफल। BOC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इनको मिला दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। सपोज ये H2 है, तो ये कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC बराबर 6, यानी कि हाफ ऑफ BC इंटू H2 बराबर 6 आ गया। क्या करना है आपको? ABCD का क्षेत्रफल लेना है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ने पर हाफ ऑफ AD और BC दोनों बराबर होंगे तो वो अपन ने लिख दिया AD, कॉमन ले लिया, H1 प्लस H2 बराबर 3 प्लस 6। हाफ को साइड ले जाते हैं, AD H1 प्लस H2 देखें तो कितना आएगा? ये AB के बराबर आएगा। यहां से लंब डाल दिया और इधर डाल दिया, तो ये AB हो गया। और ये कितना हो गया? 6 3 9 2 जा 18। और AD इंटू AB यही तो आयत का क्षेत्रफल आएगा। तो ABCD का क्षेत्रफल ये कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही आपने फिगर बनाया, अपने आप आंसर आ गए। मेंसुरेशन क्वेश्चन है, बहुत छोटी क्लासों से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप ये टिपिकल नहीं कह सकते। दिए गए चित्र में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू? देखो, पहला स्टेटमेंट दे रखा है एंगल A प्लस C प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस C प्लस E, देखिए ये एंगल E है और ये B है, तो B और E बराबर हो गए। तो एक ही लाइन पर बन रहे हैं एंगल ऊपर की ओर, तो तीनों का योग 180 डिग्री, तो पहला वाला सही है। सेकंड देखा, A प्लस B बराबर D प्लस C। A और D दोनों इक्वल है, A और D दोनों इक्वल है। और B और C इक्वल नहीं है, तो दूसरा वाला सही नहीं है। B और C ये दोनों इक्वल है। फिर थर्ड देखते हैं, B प्लस F बराबर C प्लस E। B और E बराबर हैं, तो B और E बराबर हो गए। C और F बराबर हैं, तो ये वाला भी सही है। तो कौन सा आंसर सही आएगा? फर्स्ट और थर्ड। तो पहले वाला हो गया, ये गलत है, ये गलत लगा रखा है। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें करेक्ट है, ये आ गया। तो बिल्कुल फिगर देख के कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सीधे सीधे देख के बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया। रेखाओं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4 और x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5 के मध्य न्यूनतम दूरी है। सीट में क्वेश्चन दे रखा है, क्लास में कराया हुआ है, एग्जाम में। जिनको फॉर्मूला याद है सीधा कर सकते हैं, और ये रिजल्ट भी आपको याद रखना था। 1/√6 सभी की कॉपियों में हो रहा है, सीट में है, एग्जाम वाले में भी है, और पेपर में भी दिया था। तो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर रहे, सबको आंसर याद होगा, और बाकी सीधा डायरेक्ट मेथड है, उससे आप कर सकते हैं। दोबारा कह रहा हूं, पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपकी पहुंच में थे जो अपन यहां कर रहे हैं। और इनके अलावा जो छोड़ दिए हैं उनमें से भी काफी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो 100% आपको करने ही चाहिए थे वो वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि ax स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर प्लस 2ax बाई के माइनस bz माइनस a इक्वल टू 0 गोले की समीकरण हो, तो a b c के अचर हैं, इसकी त्रिज्या है। इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर a b c k आर कॉन्स्टेंट्स देन इट्स रेडियस। ये तो वो BSc वाले में आता है, पिछले वाले में जब वो क्लास में छूट गया तो यहां ले लिया है। गोले की समीकरण है, तो x बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सबके कोफिशिएंट बराबर होंगे, तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर 2 आ गया। एक्स स्क्वायर गुणांक a है, बाई स्क्वायर गुणांक 2 है, जेड स्क्वायर गुणांक b है।
चूंकि गोले में सभी वर्ग वाली जो संख्याएं आती हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सबके गुणांक बराबर होते हैं, इसलिए ए और बी दोनों 2 के बराबर हो गए। एक्स वाई का कोई पद नहीं होता, इसलिए के बराबर 0 हो गया। तो इसकी त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या के लिए अपन ऐसा करें, पहले 2 से डिवाइड कर दें तो गोला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई वाली टर्म हटा दी, माइनस बी जेड, बी की जगह क्या लिख दिया 2 और 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस जेड आ गया, और माइनस ए फिर 2 लिख दिया, 2 से डिवाइड किया है -1 आ गया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, √u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। यू वी डब्ल्यू में से सिर्फ डब्ल्यू दे रखा है -1, तो ये 1/2 1/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया, ये √5/2 हो गया। जिस दिन गोला पढ़ाना शुरू करते हैं उसी दिन पहले दिन ही बताया जाता है कि गोले की समीकरण दे रखी हो तो त्रिज्या और केंद्र क्या है और गोले की पहचान क्या है। बस सिंपल परिभाषा और केंद्र और त्रिज्या निकालना आता हो तब आंसर आ गया। फिर वही चीज प्रूफ हो गई कि पेपर टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु a, 2a पर खींचा गया अवलंब परवलय को पुनः at स्क्वायर 2at पर मिलता हो तो t का मान होगा। द नॉर्मल एट पॉइंट 2a, 2a मीट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगेन एट at स्क्वायर 2at, देन t इज इक्वल टू, बहुत जोर जोर से बताया क्लास में, प्रूफ भी कराया था कि पैराबोला के किसी बिंदु t पर अवलंब द्वारा t डैश पर मिलता हो तो t डैश बराबर होता है -t - 2/t। क्लास में प्रूफ कराया और बहुत क्वेश्चंस किए इस पर डिपेंड। बिंदु दे रखा है a, 2a, तो a, 2 है, t का मान कितना हो गया 1, तो t डैश कितना आ जाएगा फिर -1 - 2/1 यानी कि -3 आ गया। बहुत क्वेश्चंस किए इस पे डिपेंड, और ये जो रिजल्ट जो मैंने लिखा है वो क्लास में प्रूफ किया था। ये तो याद होना चाहिए था, बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश ए बार ए के लिए a क्रॉस i कैप होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस j कैप होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन क्लास में हुआ लेकिन वहां स्क्वायर नहीं था। अब ऐसा करते हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए आई कैप के बराबर है, आई कैप के बराबर है तो कितना बन गया, ये आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो गया। फिर आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप आ गया, के कैप का स्क्वायर 1 आ गया। ए कैप क्रॉस के कैप आई कैप क्रॉस के कैप -j स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, 2 आंसर आ गया। ऑप्शंस में देखें, ए के लिए आई कैप लिख दें तो ये गलत हो गया, 3 आएगा, ये 2 आ रहा है, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, तो सेकंड आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन। क्या किया आपने, ए कैप को ए वेक्टर ए को आई कैप के बराबर लिख दिया, देखा फिर कौन से ऑप्शन से, अगर 2 ऑप्शन सेम आ जाते तो फिर अपन दूसरा रखते, और तरीके से करना चाहें तब मेथड से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एज्यूम कर लिया आपने कि सपोज वेक्टर a इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो देयरफॉर a क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप 0 हो जाएगा, j क्रॉस यानी कि -a2 k कैप आ जाता, और ये a3 प्लस a3 j कैप आ जाता। स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, वो मॉड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर आता है, तो यहां से आएगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इसी तरह से बाकी दोनों से। तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन, चूंकि वेक्टर लेना था लास्ट में वेक्टर लिख देंगे, सीधा सॉल्व करके इसको और आप निकाल सकते थे। बाकी आंसर के लिए आपने ये कर लिया। वक्र ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 1 की न्यूनतम ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है। द मिनिमम रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व इन लेंथ इज।
अब ये तो कार्टेशियन में दे रखी है और पूछा है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, तो ध्रुवांतर रेखा की दे रखी है तो ध्रुवांतर में बदल देते हैं। क्या लिख दें, एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। तो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर नीचे आएगा, ये आ गया ए स्क्वायर 1 अपॉन कोस आएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर। ध्रुवांतर रेखा आ गई, आर आ गई इसमें। अब आर की मिनिमम लंबाई पूछिए, डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख दें या इसको मैक्सिमम मिनिमा से करें। तो अपन इसको मैक्सिमम मिनिमा से करने की जगह क्या कर रहे हैं, सेक और कोसेक को टेन और कॉट में बदल देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, बहुत बार क्लास में कराया है, ट्रिगोनोमेट्री के साथ कराया है और बहुत जोर जोर से कराया है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2ab, तो मिनिमम आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम आर कितना आ गया, a प्लस बी। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से कर सकते हैं पर इससे आसान नहीं होगा, और ओरल हो रहा है। आपने कन्वर्ट किया पोलर में कन्वर्ट किया, देखते ही याद आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनोमेट्री की सीट पढ़ रहे थे जब अधिकतम न्यूनतम मान वाली थे, उसमें ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और वहां क्वेश्चन न्यूमेरिकल सभी की कॉपी में है, कराए हुए हैं। आपको बस अच्छी तरह उनको रिवाइज करना था। हाँ, ये कहने से जब आप कह रहे हैं अगर ये वाली क्लास है आपके घर वालों ने देख ली, जो गलत करके आए कम करके आए कि साहब कुछ नहीं आया, तो क्या कहेंगे आपसे, आप खुद सोच सकते हैं। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, कमी नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन आपको इन चीजों से सीखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव नहीं सोच रखनी है। अभी कोई बात नहीं है, नंबर कम आ रहे हैं या 40% नहीं बन रहे हैं, कोई ऐसी जिंदगी नहीं निकली जा रही है। आप दोबारा से इसको देखें, करें, और जो नई वैकेंसी आ रही है जी जान से लग जाए। अभी 40% कम करने की जो बात कह रहे थे, उसमें आप उन्हीं स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जो आपके साथ पढ़ रहे थे, बैठे थे। आपके बैच में कितने भी स्टूडेंट आ रहे हों, लेकिन आपका परिचय 40-50 के ग्रुप सर्किल में था, बस उन्हीं लोगों को देख रहे हैं आप, जो पिछले सालों में पढ़ के गए, पिछले सालों में पेपर दिए, प्राइवेट स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, उनको ये धीरे धीरे लगातार रिवाइज कर रहे थे। हमारी सीट पहले से है, और हमने इस बार टेलीग्राम चैनल पे नई सीट डाल दी है, उनके क्वेश्चंस डाल दिए, तो ये सारे भी उन पे थे। पुरानी सीट पहले उन्होंने कर रखी थी, नई सीट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिवाइज कर लिए, कोई हड़बड़ी नहीं। हमारे यहाँ अधिकतर स्टूडेंट 6-6 महीने पहले कोर्स करके चले गए, उन्होंने रिवाइज कर लिया। तो जिन लोगों ने शांति से कर लिया और उन्हें कॉन्फिडेंस था, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। मार्केट में कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि 40% वाले इतने अच्छे ही कलेक्ट नहीं होंगे जितनी सीटें, तो ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। आप अपने सर्किल में जो आपके 100-200 लड़के हैं, आप सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं, लड़के या लड़कियां जो भी हैं, उन्हीं से काम नहीं चलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन वस्तु स्थिति यही है, जो पहले दे गए थे वो भी तो हैं स्टूडेंट, वो हैं, और उनको ये क्वेश्चन क्या है, टिप्स पे हैं। जिन लोगों ने पहली बार ही पढ़ा, पहली बार ये बीएड करके क्वालिफाई किया, वो आए, तो वो उनमें हड़बड़ाहट हो रही है, तो वो कोई बात नहीं है, स्वाभाविक है, होता है। लेकिन जो लोग पहले पढ़ गए थे, दोबारा कर रहे थे, दोबारा किए हैं, उनसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और अधिकतर लोगों ने गलतियां नहीं की। मतलब मान के चल रहे हैं कि हाँ साहब, वो कह रहे हैं कि हाँ साहब बिल्कुल वैसा ही आया है जो सीट में था और जैसा आपने पढ़ा है। और ये कराने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सॉल्यूशन सब लोग एक दिन में देख लेते हैं, सब इधर उधर से सब जगह मिल जाता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने आप ये पेपर करने लायक था,
और जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, हमारे यहाँ पढ़ लिया है या कहीं भी पढ़ लिया है, दोबारा कोचिंग की कतई जरूरत नहीं है। आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग सोच को थोड़ा सा चेंज करो कि जो कुछ देख रहे हैं उसको सीरियसली देखें। जब दोबारा एक बार जो आपने क्वेश्चन कर लिया और फिर एक बार रिवीजन कर लिया या 2 बार रिवीजन कर लिया, वो या उस तरह का कोई क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले तो आप 100% अगर करने में उसको सफल हैं तो आपको कहीं भी कोई नहीं रोक सकता। तो अब क्या करना है, जिन लोगों ने कोचिंग कर ली है, हमारे यहाँ कर ली है या कहीं भी कर ली है, उन लोगों को यही करना है, पूरा मनन करना है, पेपर दोबारा से देखना है और देख के जो आपने पढ़ रखा है जितने पे सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से उससे ज्यादा क्वेश्चन आप कूलली कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने जो ऊपर वाला डिब्बा है इसको मैनेज करना है कि भाई हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई कुछ कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कि साहब इस किताब में से नहीं आया, उसमें से नहीं आया। आप दुनिया भर की कोई भी किताब ले आए, चाहे ग्रेजुएशन की ले आए या 9-10 की ले आए या 11-12 की ले आए, और हमारी सीट से कंपेयर कर लो आप। उसमें काफी समय लगा है उनको बनने में और बनाने में, और सभी टाइप के क्वेश्चंस उसमें हैं। तो आप जो भी देखेंगे सब उसमें मिलेगा, और क्लास की कॉपी में भी है, क्लास की कॉपी में भी है आपके वो। हाँ, बस केयरफुली आपको देखने की जरूरत है, पेशेंस से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, जिन लोगों के नंबर कम आए हैं कि वो केयरफुली एक एक टॉपिक पूरे सिलेबस को पार्ट्स बना लो। अब सिलेबस बढ़ा और दिया है, ज्यादा सिलेबस हो गया है, अगले बैचों में कैसे कराया जाएगा, शुरू से ही टाइम बढ़ाएंगे और शुरू से ये भी रखेंगे, या तो आरपीएससी डिक्लेयर कर देती है कि इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो शुरू से ही अब हम भी थोड़ी सावधानी रखेंगे कि शुरू से ही थोड़े दिन 2-2 घंटे पढ़ा के 3 घंटे क्लास रखेंगे, बीच में 2 दिन ग्रेजुएशन वाले पढ़ाएंगे। शुरू से ही जो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गई, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गई, तो उनको शुरू से ही लेंगे, जिससे कि मतलब ऐसा नहीं हो कि साहब लास्ट में हो रहे हैं। लास्ट में होते हैं जब जल्दी होते हैं, जल्दी इसलिए होते हैं क्योंकि सब वो ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है थोड़े से ट्विस्ट के बाद 11-12 वाले में बदलता है, और 11-12 वाला 9-10 का आपको अच्छी तरह से कर रखा है तो फटाफट आ जाता है। अब ये है, ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे करें, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी हो आपने तो मैक्सिमम मिनिमम से ही करना पड़ेगा। कहेंगे साहब मिनिमम वैल्यू कैसे आ गई इसकी, और त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो वहां इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले से करके जाएंगे। अभी आपको याद रहना चाहिए कि भाई मिनिमम वैल्यू इसकी इतनी है, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2ab है। ये आपको याद है तो एक लाइन लिखने पे ही क्वेश्चन हो रहा है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, फिर दोबारा करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बिंदुओं 2, 1, 5 और 3, 4, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समतल किस अनुपात में विभाजित करता है? The line segment joining point this and this is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z equal to 1 in the ratio। स्ट्रेट लाइन में भी क्वेश्चन हुआ और बिल्कुल इसी टाइप का ये, तो सबको याद होना चाहिए। लैम्डा इक्वल टू माइनस, पहला पॉइंटर 215 उससे सेटिस्फाई करा देते हैं, 2 into 2 4 प्लस 1 into 2 2 और माइनस 215 5 into 2 10, और जो राइट साइड में बने उसको लेफ्ट में ले आते हैं। फिर दूसरे वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनसे सेटिस्फाई कराते हैं, 3 into 2 6 4 into 2 8 माइनस 6 माइनस 1, देखें कितना आ गया, 6 माइनस 11 5 प्लस 5 आ गया, और नीचे 14 माइनस 7 7 5:7 के रेशो में आ गया। सबको याद करा रखा है, स्ट्रेट लाइन में और प्लेन दोनों के साथ। स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई वाले थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये समीकरण है। ये प्लेन है, पी पॉइंट है x1 y1 z1, क्यू पॉइंट है x2 y2 z2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को इस समतल किस रेशो में डिवाइड करता है? अगर लैम्डा टू 1 के रेशो में डिवाइड करता है तो लैम्डा इक्वल टू आता है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस डी। तो सबको क्वेश्चन करना था, और कैसा पेपर चाहिए था?
51 1 क्यू अपॉन 1 प्लस 1 क्यू प्लस 2 क्यू अपॉन 2 प्लस 1 क्यू प्लस 3 क्यू 2 क्यू प्लस 3 क्यू अपॉन 3 एंड सो ऑन n पदों तक बराबर है, यानी कि n टर्म्स का सम चाहिए आपको इसमें। तो करने को तो मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ठोक ठोक के बताया था, सभी चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नेचुरल नंबर से संबंधित है। पहले पद का योग लिखा आपने सीरीज से, S1 कितना आ गया 1 अपॉन 1 क्यू अपॉन 1 आ गया। S2 दो पदों का योग, पहला पद 1 है और दूसरा पद कितना हो गया 1 और 8 9/2 11/2 आ गया। अब सभी ऑप्शन में n बराबर 1 रखेंगे, जिससे मान 1 आ जाएगा वो सही है। पहले ऑप्शन में n बराबर 1 रखा, 1 नहीं आ रहा, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में n बराबर 1 रखा, 1 गुणा 2 स्क्वायर 4 और हो गया 7 28 1, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में n बराबर 1 रखा, 2 गुणा 3 6 6 और 4 6, ये भी गलत हो गया। एक ही आंसर हुआ, कुछ रखना पड़ा ही नहीं। अगर n बराबर 1 रखने पे दो ऑप्शन से मान बराबर आ जाते तो फिर n बराबर 2 रख देते। n बराबर, अब चौथे ऑप्शन में n बराबर 1 रखने से 1 आ रहा है, देखें 1 और 2 गुणा 3 और ये 8/48 1 आ गया। n बराबर 2 रखेंगे तो 11/2 आ जाएगा, तो ये आंसर सही है। क्या करना था, सब्जेक्टिव मेथड यहां काम में नहीं लेना। सब्जेक्टिव मेथड कैसे आएगा, n वहां पद लिखो और समीशन n लगा दो। क्लास में तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह से कराए हुए हैं और याद करने को भी कहा था। जिनको भी याद करने को कहा था वो सारे प्रूफ किए। इतना लंबा टाइम लगता है, वो लंबे टाइम में ऐसे ही नहीं है, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि उसने कुछ पूछा हो और हमने मना कर दिया हो, कितनी बड़ी क्लास हो सब में। बस आपको क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है, और जो एक बार देख लिया है और आपकी समझ में आ गया है वो गलत नहीं हो, इतना कंफर्म कर लेना है। और इतना कंफर्म कर लेंगे नंबर आ रहे हैं, जितने भी सिलेक्शन हो उससे ज्यादा आएंगे निश्चित रूप से। फिर आगे बढ़ते हैं। वक्र y बराबर एक्स क्यू तथा रेखाओं y बराबर x + 6 व x बराबर 0 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ and the lines y = x + 6 and x = 0 is y बराबर x³। ग्राफ जानते हैं सब, बहुत बार ग्राफ बनाया आपने, थोड़ा सा पोर्शन बना देते हैं। ये हो गया y बराबर x + 6, ये ऐसे जाएगी लाइन, ये 0,6 हो गया। x = 0, ये लाइन y एक्स जो कोई, तो एरिया कौन सा हो गया, ये आ गया। ये 0,0 है, y बराबर x को यहां पास आता है। दोनों को सॉल्व करें, कौन कौन से सॉल्व करें, y बराबर x³ और y बराबर x + 6। y बराबर x को लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये x³ बराबर x + 6, x बराबर 2 दिखाई दे रहा है ओरल, तो ये 2,8 ये आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा, y का मान ऊपरी वाले कर्व से, ऊपरी वाला कर्व कौन सा है, x + 6 माइनस y का मान नीचे वाले कर्व से, dx लिमिट 0 to 2, x का इंटीग्रल हो गया x² 2, 6 का 6x माइनस x⁴ लिमिट लगा दी 0 to 2, 4/2 2 + 12 18, 2 + 12 14, 14 माइनस 16 4 4 10 के बराबर आ गया। छोटी सी कैलकुलेशन, दोनों कर्व जान पहचान वाले, सीधा सीधा एरिया आ गया। टिपिकल नहीं कह सकते हैं आप, हो सकता है ये क्वेश्चन अपनी सीट में नहीं है, हो क्या सकता है, याद है मुझे ये सीट में नहीं है, लेकिन बिल्कुल आसान फिगर है, उसको आप कर सकते थे। फलन f(x) बराबर sin 5x/3 प्लस cos 3x/7 प्लस tan 2x/7 का आवर्तकाल है। पीरियड ऑफ फंक्शन दिस इज, बहुत क्वेश्चंस कराए थे पीरियड वाले, ट्रिगोनोमेट्री वाली सीट में भी कराए, और जब फंक्शन वाला चैप्टर थे जब भी पढ़ रहे थे।
ये आपने याद कर रखा है। अगर एफ एक्स का आवर्त टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का आवर्त टी अपॉन ए होता है। एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से। और आवर्त वाले क्वेश्चन कम से कम 2 क्लासों में आवर्त एक क्लास में बताने में, एग्जाम्पल बताने में, और फिर न्यूमेरिकल जितने भी थे, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे सारे कराए। और 3 फंक्शन हो गए तो सबका आवर्त लिख के उनका एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा? ये 2 पाई अपॉन 5/3 कॉमा 2 पाई अपॉन 3/7 2 पाई अपॉन 2/7 का एलसीएम। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख देता हूं 42 पाई। हर क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस हुए, ट्रिगोनोमेट्री के साथ भी हुए और फंक्शन के साथ भी हुए। फंक्शन पढ़ाने में 15-15 दिन, 10-10, 12-12 दिन लगाए, बड़ी बड़ी क्लास वाले। और ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसे ही टाइम लगाया। वो इसलिए टाइम लगाया कि और टॉपिक में जो यूज होता है वो आप उसमें सफल हो जाए। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है सीट में, लेकिन इस टाइप के बहुत है, बहुत है, तो आपको करना चाहिए था। फिर आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने खराब प्रदर्शन के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 10 अंक बोनस देने का निर्णय किया। निम्न में से कौन सी सांख्यिकी माप बोनस अंक देने के पश्चात भी परिवर्तित नहीं होगी? सपोज ये रहे आपके नंबर x1, x2, x3 अप टू xn। अभी एक सारे क्या है, जैसे 100 नंबर का टेस्ट लिया हो या कोई भी एग्जाम हुआ हो, उसमें सब नंबर कम आए तो टीचर ने क्या किया, सबके 10-10 बढ़ा दिए। मध्य का बढ़ जाएगी। पहले मध्य का अगर 15 थी तो 15 + 10 25 हो गई। माध्य भी बढ़ जाएगा, सब में 10 से बढ़ जाएगा। बहुलक भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रसरण नहीं बढ़ेगा। बहुत ठोक ठोक के और प्रूफ करके बताया था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ओरिजिन चेंज करने पर, ओरिजिन बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। वेरिएंस यानी कि प्रसरण मानक विचलन का वर्ग के बराबर होता है। तो ये प्रसरण आंसर आ गया। प्रूफ करके बताया था, एग्जाम्पल देके कि यहां से आप अजमेर जा रहे हो, इतनी दूरी कवर करते हैं, फिर किशनगढ़ पे जाके मकान ले लिया, फिर आपका ओरिजिन चेंज हो गया, कम हो गए, लेकिन प्रसरण समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि xi माइनस x बार और di माइनस d बार दोनों बराबर होते हैं, यानी ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। और फिर जिन लोगों को समझ में ना आया, मोटी बुद्धि से याद करना था। वैसे तो वो समझ में ना आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इतनी मोटा और बढ़िया साफ एग्जाम्पल देके बताया और टाइम देके बताया तो सभी को। हाँ, अब जिनको याद नहीं है, क्लास में समझ में आ गया, फिर बाद में आपको याद नहीं रहा तो वो गलत हो सकता है। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, सीधा क्वेश्चन पढ़ा और क्लिक। यदि इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा dx बराबर ax प्लस b log ऑफ sin x माइनस अल्फा प्लस c, सीट में दे रखा है इसमें और क्लास की कॉपी में सॉल्व है। टेलीग्राम चैनल पे जो सॉल्यूशन पढ़े हैं आपने डाल रखे हैं, स्टूडेंट ने डाल रखे हैं, उसमें भी है। क्या करना था? ऊपर वाले sin x को लिखना था sin x माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और नीचे sin x माइनस अल्फा। एक्सपेंड कर दिया, sin x माइनस अल्फा cos अल्फा अपॉन sin अल्फा बचेगा तो सिंपल cos अल्फा आ गया, प्लस cos x माइनस अल्फा sin अल्फा, sin अल्फा cos x माइनस अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा। इंटीग्रल करेंगे, पहले वाले का आएगा x इंटू cos अल्फा, तो एक ही जगह cos अल्फा आ गया, cos अपॉन साइन आ गया, कोट ऑफ एंगल आ गया, कोट x माइनस अल्फा log साइन अल्फा होता है, तो b की जगह क्या आ गया? साइन अल्फा आ गया। तो ये आंसर है। सीट में भी क्वेश्चन दे रखा है, पुराना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज। जो लोग ये कह रहे हैं 4-4 बार रिवाइज कर लिया फिर भी क्वेश्चन नहीं मिले, तो आप देखो कैसे रिवाइज किया है। आपको अपने
आप में ही दोबारा देखना है कि नहीं, अगली बार जब आएगा तो वो क्वेश्चन दिखना चाहिए। हमारी सीटों में इतने क्वेश्चन दे रखे हैं कि सीटें भर रही हैं, संपट नहीं बैठता। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं साहब उसको कम करो, मैंने ठीक है कम करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, क्वेश्चन कम के बावजूद एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके अलावा आएगा कहां से? अगर वो एज इट इज नहीं आते हैं तो उस तरह का आएगा। अब उसमें और जोड़ देंगे, सेकंड ग्रेड का हो गया, अभी ये वाला होने जा रहा है आपका संस्कृत डिपार्टमेंट वाला फर्स्ट ग्रेड का हो गया, और एक दो कुछ एग्जाम हो गए उनके, अधिकतर वही रिपीट वाले होंगे, लेकिन फिर भी हम उसमें ऐड करते जाते हैं। तो जो आपके पास मैटर है वो पर्याप्त है, उसको ही आप रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। हाँ, रिवाइज करने के बाद ये कंफर्म कर लें कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो वो गलत नहीं होगा, फिर आप कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में पास हो गए। माना x बिलोंग्स टू r के लिए फलन fx बराबर एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 1 हो तो फॉर x बिलोंग्स टू r लेट फंक्शन fx इक्वल टू दिस। क्यूबिक फंक्शन है, r से r में एक एक ही आच्छादक होता है, तो एक एक ही आच्छादक दोनों है। r से r लिखा नहीं है लेकिन वहां दे रखा है, तो उसका यही मतलब है। x बिलोंग्स टू r, डोमेन तो r दे ही दिया, पर कर्सर भी यही हो गया। तो r से r में एक एक ही आच्छादक दोनों हैं। जहां ax स्क्वायर आ जाएगा, सीट में भी लिखा हुआ है, क्लास में भी बताया था, ax प्लस बी हो जाए, ax क्यू प्लस बी हो जाए, या इसमें लिख रखा है ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाए। क्यूबिक एक्सप्रेशन जो आएंगे r से r में हमेशा एक एक ही आच्छादक होते हैं, क्योंकि जब इनवर्स भी निकालेंगे तो तीन मूल आते हैं, तीन में अगर दो काल्पनिक भी हो गए तब भी एक तो वास्तविक होगा ही होगा। तो कोई पेन नहीं चलाना था, सिर्फ आपकी जानकारी पे आधारित सीधे आंसर लिख देना था। फलन एफ एक्स बराबर 1/x होल पावर एक्स का उच्चतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ठोक ठोक के प्रूफ कराया हुआ है, पेपर वाले क्वेश्चंस में भी था, सीट में भी है। 1/x पावर एक्स, सीधे से लॉग ले लें, डिफरेंशिएट करें, अपने आप आ जाएगा। x बराबर 1/e पर वैल्यू आती है मैक्सिमम, तो 1/x के लिए 1/e लिखेंगे तो 1/1/e e टू दी पावर 1/e, ये आंसर आ गया। सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फिर पहले ही सॉल्व हो चुका है। चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। इस आधार पर प्रूफ हो जाता है। कोई भी चतुर्भुज दे दिया, इन भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए, क्लास में किया हुआ है। ये सपोज ले लिए ई एफ और ये जी एच। ई एफ कैसा होगा? ए सी का आधा और समांतर। एफ जी कैसा? ई एफ, ये लिख देता हूं जी एच, तो एच लिखते हैं उसको, एफ लिख दिया मैंने। एच जी ए सी की आधी और समांतर, ई एफ ए सी की आधी और समांतर, यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर और बराबर। इसी आर्गुमेंट से ई एच और ई जी बराबर और समांतर, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ये बराबर कब होंगे? जब विकर्ण बराबर होंगे। और विकर्ण कब बराबर होंगे? जब आयत होगा। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसलिए आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो नया त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा? एक समचतुर्भुज बनेगा। वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग में वो लंबत भी होते हैं, एबीसीडी में लंबत नहीं होते, तो इसलिए एबीसीडी के विकर्ण बराबर, क्योंकि आयत बनेगा। एक न्यून कोणिक त्रिभुज ए बी सी में यदि tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1 sec b प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2, तो c माइनस ए बराबर है sec ऑफ एंगल 2 है, यानी कि b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। sec ऑफ एंगल 2 है तो 1/cos 1 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा,
और कॉस ऑफ एंगल 1/2 है तो एंगल 60 डिग्री हो गया। tan a प्लस बी माइनस सी 1 है, तो इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री हो गया। घटा देते हैं इसमें से, 2 टाइम्स c माइनस ए बराबर 15 डिग्री, यानी कि c माइनस ए इक्वल टू 7.5 डिग्री। क्या करना था, tan ऑफ एंगल 1 है तो एंगल 45, sec ऑफ एंगल 2 है तो एंगल 60 डिग्री। एक एंगल में से दूसरा घटा दिया तो c माइनस ए आ गया, c माइनस ए पूछा है। 2 टाइम्स c माइनस ए 15 डिग्री, c माइनस ए 7.5 डिग्री। और कैसे क्वेश्चन चाहिए थे, एक त्रिभुज के परकेंद्र तथा लंब केंद्र के निर्देशांक 2,3 और 4,7 है। परकेंद्र लंब केंद्र ये G 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन, बहुत छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं। ये रिजल्ट हो सकता है नहीं लिखा हो शीट में, लेकिन छोटा रिजल्ट है। तो इसके एक O के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास कितने, 2,3, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4,7। 1:2 के रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट 8/3 आ गया। 8/3 13/3। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, वहां सीट में नहीं दे रखा हो, नहीं लिखाया हो, लेकिन फिर भी छोटा है, इसको आप छोड़ सकते हो कि चलो साहब ये नहीं पढ़ा था। पर ये मानने वाली चीज नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाया तब भी आपको आना चाहिए। एक ठोस पिंड एक बेलन और अर्धगोलाकार सिरों से बना है। दोबारा से, एक ठोस पिंड एक बेलन और अर्धगोलाकार सिरों से बना है, यानी कि ये तो बेलन हो गया, और सिरे पे ये अर्धगोलाकार आधा गोला हो गया। इस तरह से बनाए। पिंड की कुल लंबाई 126 सेंटीमीटर और दोनों अर्धगोलाकार सिरों का व्यास 36 सेंटीमीटर है। तो पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये 36 सेंटीमीटर है। व्यास तो रेडियस कितनी हो गई, अगर ये रेडियस, ये व्यास 2r है तो रेडियस बराबर 18 हो गई। और टोटल हाइट कितनी दे रखी है, टोटल हाइट दे रखी है आपको 126 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट है ये तो रेडियस के बराबर है, ये 18 हो गई, और ये वाली भी 18 हो गई। 18 18 36, तो ये बीच वाली 90 हो गई। यानी कि सिलेंडर की रेडियस देखें तो वो 18 और हाइट कितनी हो गई 90। तो ये वक्र सरफेस ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 2πRh, 2 इंटू पाई इंटू r इंटू h, प्लस सर्किल का सरफेस एरिया 2πr² ऊपर 2πa² नीचे, 4πr², यानी कि 18²। कैलकुलेशन कर लेंगे, आसानी से आ जाएगी। लास्ट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में दे रखी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट से ही पता कर सकते हैं, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपने कर रखा हो, नहीं कर रखा हो, फिर भी आपको करना चाहिए। 9-10 की बुक में दे रखा है। बाकी सीधा सीधा फिगर बना तो आपको सिलेंडर की हाइट और रेडियस चाहिए थी, वो दे रखी है। डायरेक्ट नहीं दे रखी है तो इनडायरेक्ट दे रखी। वक्र x बराबर a cos qt, y बराबर b sin qt से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज। शीट में दे रखा है, सभी क्लासेस में, सभी बैचेज में प्रूव कराया था 3/8 पाई AB, और ये कहा गया था कि याद करके रखना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इसको करने से पहले दीर्घवृत्त वाला कराया था, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, ये जान पहचान वाला था। दीर्घवृत्त का एरिया होता है पाई AB, तो पहले दीर्घवृत्त के एरिया एक्स वाई के तरीके से, फिर इससे निकाला, फिर इसकी सहायता से जैसे ये किया उसी तरह से वो किया। तो प्रूफ यहां नहीं करेंगे, सबको अपनी कॉपी में देखना है 3/8 पाई AB, और याद करना था आपको।
लिमिट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वाले बहुत क्वेश्चंस कराए थे क्लास में। और जब ऐसा है ये कि ऊपर और नीचे ये अंडर रूट दे रखे हैं, तो क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना बन जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया एक्स, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, और नीचे आ गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट के अंदर रूट प्लस एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। बहुत क्वेश्चन कराए थे समान घात के पदों ऊपर नीचे, और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो जो सबसे बड़ी घात के पद है उनका गुणांक आ जाता है। तो ऊपर से आ गया 1 और नीचे 1 प्लस 1 1/2 आंसर आ गया। 100% आपको एक ही स्टेप में, बल्कि बिना स्टेप के आंसर लिखना होगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए थे, टिपिकल नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं। 10 व्यक्तियों में 4 पुरुष 2 महिला तथा 4 बच्चे हैं। इनमें से 4 व्यक्ति चुने जाते हैं, तो इनमें निश्चित रूप से 2 बच्चे चुनने की प्रायिकता। बहुत क्वेश्चन किए, निश्चित रूप से 2 बच्चे 10 हैं, 10 में से कितने चुने जाने, 4, तो 10c4 नीचे आ गया। 2 निश्चित रूप से बच्चे होने चाहिए, बच्चे कितने, 4, तो 4 में से 2 बच्चे ले लिए। बच्चे कितने, 6 में से 2 और लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 3/7। आप देख सकते हैं अपनी सीट में भी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे कि साहब ये 10 अंकों में से या इतने अंकों में से इतने अंक चुनने, इसमें 27-28 होना ही चाहिए, या ये 2 होने चाहिए, तो वो आपने इस तरह से किए। कुल स्थितियां 10c4, ऊपर अनुकूल स्थितियां, अनुकूल कैसे, 4 बच्चे में से 2 तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, तो 4c2। 2 और लेने किसमें से, कोई भी महिला पुरुष में से, तो 6 में से 2 और ले लिए, सीधा आ गया। 3 गुणा 3 कोटि की मैट्रिक्स ए का सेकंडज मैट्रिक्स ये है। डिटरमिनेंट ए 4 है, तो अल्फा का मान होगा। सबको पढ़ाया हुआ था क्लास में, प्रूफ किया, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक डिटरमिनेंट ए स्क्वायर। ये एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, पी जो मैट्रिक्स दे रखा है ए का सेकंडज मैट्रिक्स है, तो इसका जब सारणिक लेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर आएगा। इसका सारणिक ले लेते हैं, और सारणिक लेने के साथ साथ अपन क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 माइनस R2। तो देखिए क्या आएगा, 0, अल्फा माइनस 3 0, 1 3 3 2 4 4 किसके बराबर आ गया, सारणिक ए स्क्वायर, सारणिक कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, 16 के बराबर आ गया। छोटी सी कैलकुलेशन, अल्फा बराबर 5। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, वो आपको करनी है, यहां भी ज्यादा नहीं है, सीधा एक स्टेप का ही है, तो अपन को कॉन्सेप्ट काम में लेना था। एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो काम में लिया, एक लाइन में आंसर आ गया। 89 वक्र दिश के अवलंबों के समीकरण जो x + 3y = 8 के समांतर हों। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। ऐसे क्वेश्चन बहुत थे जिनमें स्पर्शी दे रखे हैं कि स्पर्शी इस रेखा के समांतर हैं, स्पर्शी इस रेखा के लंबवत हैं। अवलंबों के समीकरण इसके समांतर रेखा के, तो dx/dy कितना आ गया, इसकी प्रवणता के बराबर आ गया। अवलंब स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है, dy/dx। अवलंब की प्रवणता कितनी हो गई, -dx/dy। इस लाइन की प्रवणता कितनी है, -1/3। सीधी सी बात है, dy/dx = 3 आ गया। अब इसमें देखें, रेखा के समांतर, सारे ऑप्शन रेखा के समांतर दे रखे हैं, तो नहीं पता पड़ रहा, पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को डिफरेंशिएट कर दिया उसने कर्व को, कितना आ गया, 6x - 2y dy/dx = 0। dy/dx 3 के बराबर लिख दिया, तो 6x - 6y = 0, y = x आ गया। y = x फिर इसी में रख दिया आपने, 3x² - x² = 8, 2x² = 8, यानी कि x² = 4, x = +-2।
x इक्वल टू प्लस माइनस 2, y इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक तो 2,2 और एक -2,2। देख लो 2,2 से कौन सा पास हो रहा है, पहला देखें पास नहीं हो रहा, दूसरा पास हो रहा है 2 + 6 -8, तो कौन से अवलंब आ गए, x + 3y - 8 = 0 और x + 3y + 8 = 0, ये अवलंब आ गए। जितने क्वेश्चन किए उनमें से पहले क्वेश्चन शायद लग रहा है ज्यादा कैलकुलेशन करी है अपन ने, और कुछ कैलकुलेशन छोड़ दी थी अपन ने, तो वो लेकिन आपके पहुंच में है, कर सकते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। माना समुच्च A में एक संबंध R ये है दिया गया है, तो संबंध R है। लेट R = दिस रिलेशन ऑन द सेट A, देन रिलेशन R इज। तो देखते हैं सतुल के लिए क्या देखते हैं, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। 3 3 6 6 9 9 12 12 है तो सतुल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सम्मित का देखते हैं, सम्मित है क्या, 3 6 दे रखा है लेकिन 6 3 नहीं दे रखा, तो सम्मित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। संक्रामक, पहले जो 4 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं आर में 3 3 6 6 9 9 12 12, इनसे तो डिस्टर्ब होता नहीं है। 5वें पे आते हैं 6 12, 6 12 है, 12 किसी से रिलेटेड नहीं है तो इससे गलत नहीं हो रहा। 3 9 9 किसी से रिलेटेड नहीं है, 3 12 फिर 12 किसी से रिलेटेड नहीं है, 3 6 6 12 दे रखा है, 3 12 होना चाहिए, 3 12 है, तो यानी कि संक्रामक भी है। परिभाषा आपको याद है तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको याद करके रखना था कि सतुल कौन से होते हैं, सम्मित कौन से होते हैं, संक्रामक कौन से होते हैं। सीधे सीधे दिख रहा है 3 6 है, 6 3 नहीं है, संक्रामक नहीं है। 6 12 है, 12 6 नहीं है, ओ सम्मित नहीं है, सम्मित तो ये था नहीं। संक्रामक कहीं फेल नहीं हो रहा, ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी होना चाहिए, वो सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, कहीं फेल नहीं हो रहा, इसलिए सतुल और संक्रामक दोनों हो गए। a + b + c = 0 वेक्टर, mod a = 3, mod b = 5 एंड mod c = 7। तब क्या पूछा है आपसे, ए और बी के बीच में एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। बहुत क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन तो ऐसे के ऐसे उसमें है। क्या करना था आपको, वेक्टर a + b = mod वेक्टर -c, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। a² आएगा उसकी वैल्यू रख देंगे, b² आएगा उसकी वैल्यू रख देंगे, 2 टाइम्स a.b निकाल सकते हैं, cos θ आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर आ रहा है π/3। एज इट इज सीट में क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल यही, कोई न्यूमेरिकल चेंज नहीं है। तो जब आपने कई बार रिवीजन कर लिया है तो ये तो देखते ही याद आ जाना चाहिए। रेखीय समीकरण का दिस के लिए सही कथन है, फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो सबसे पहले अपन डी चेक करते हैं। डी क्या बनेगा आपका, कोफिशिएंट से बनने वाला 1 2 के 2 3 1 3 5 2। यहां अपन ऐसा करते हैं R1 + R2 - R3, 3 - 3 0, 5 - 5 0, और ये आ गया R1 + R2 k + 1 - 2, k + 1 - 2 यानी k - 1, 2 3 1 3 5 2। अब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा k - 1 × 10 यानी कि -1, ये आया। अब ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब d नॉन जीरो हो। d नॉन जीरो हो तब यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होता है। तो k = 2 पे तो अद्वितीय हल आ जाएगा, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो पहले ही आंसर आ गया। k = 1 अगर लिख दिया तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, फिर और चेक करने पड़ेंगे। k = 0 के लिए कोई हल नहीं है, गलत हो गया। k = 0 पे d नॉन जीरो आ रहा है, हल आ जाएगा। k के किसी मान के लिए भी नहीं है तो वो भी गलत हो गया।
डी आपने निकाला, डी नॉन जीरो आ रहा है कब, जब के बराबर 2 रख रहे हैं, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो पहला आंसर सही है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी क्वेश्चन अपनी सीट में थे और साथ साथ क्लास में कराए थे और सभी स्टूडेंट से करवाए थे, तो ये भी आपकी पहुंच में था क्वेश्चन। यदि बहुपद 2x4 प्लस एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो, तो ए और बी के मान है। एक गुणनखंड ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसके फैक्टर तो आप कर सकते हैं, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू 2 और माइनस 3, यानी कि जो बहुपद दे रखा है उसका एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर कह सकते हैं आप, x माइनस 2 और x प्लस 3 हैं लीनियर फैक्टर, और ये हैं तो वो x बराबर 2 पे भी मान 0 होगा और x बराबर माइनस 3 पे भी 0 होगा, तो x बराबर 2 पर लिख देते हैं इसको, x बराबर 2 पर 2 टू द पावर 4 16, 16 इंटू 2 32, फिर प्लस 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 बराबर 0। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, माइनस 4a प्लस a माइनस 3a प्लस 3b और ये 40 माइनस 1 यानी कि 39। देखिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, 16 और 3 लिखेंगे 9 9 48, ये सेटिस्फाई कर रही हैं, a इक्वल टू 16 b इक्वल टू 3, तो यही आंसर आ गया। एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, x बराबर माइनस 3 पर भी 0 आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी अपन ने सॉल्व करने की बजाय क्या किया, ऑप्शन से देखा, 16 और 3 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन किए हुए हैं आपने, एग्जाम वाले क्वेश्चन में भी हैं और उसमें भी हैं। निम्न चित्र में जीवा ईडी वृत्त के व्यास एसी के समांतर है, एसी और ईडी बराबर है, वो समांतर है, दिया है एंगल सीबीसी इक्वल टू 65, तो एंगल डीईसी बराबर है, डीईसी ये पूछा है आपसे, तो ये तो इसके बराबर होगा, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, यहां मिला देते हैं इसको, ये चाप ईसी चाप ले लें या ईसी जीवा ले लें, परिधि पे कितना बनाती है 65, तो ये कितना हो गया, ये एंगल ईओसी 130 हो गया। कोई भी जीवा केंद्र पर जितना कोण बनाती है उसका आधा परिधि पे बनाती है, परिधि पे जितना बनाती है उसका दुगना केंद्र पर बनाती है, तो ईओसी 130 डिग्री, ये दोनों रेडियस है, इसका मतलब दोनों सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री, तो आधे आधे हो गए, ये कितना हो गया 25 डिग्री। एंगल कौन सा पूछा है आपसे, डीईसी। बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन में लाया आपने, पता पड़ गया कि ईओसी 130 डिग्री है, 130 डिग्री है, सामने वाले एंगल है ई और सी, दोनों को योग 50, दोनों बराबर हैं, तो 25 25, तो इसका मतलब 25 डिग्री हो गया, ये भी 25 और ये भी 25, तो डीईसी 25 डिग्री के बराबर हो गया। इनसे आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बाई 2 बराबर अल्फा हो, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फा प्लस बाई स्क्वायर बराबर है, इफ दिस देन दिस इज इक्वल टू। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपकी त्रिकोणमिति की सीट में है और पूरा क्लास में हर बैच में सॉल्व कराया, आपकी कॉपी में है, टेलीग्राम चैनल पे जो पढ़े हैं उसमें भी सॉल्यूशन है। कॉस इनवर्स, इन दोनों को देखें, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई, फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बाई, एक्स बाई की जगह बाई बाई 2 है तो बाई बाई 2 आ गया, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर कितना है एल्फा, कोस एल्फा उस साइड ले गए, एक्स बाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू 4 माइनस बाई स्क्वायर, नीचे 4 आ जाएगा, ये कॉस अल्फा, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि x बाई माइनस 2 कॉस अल्फा, और ये अंडर रूट इस साइड ले गए। 1 माइनस मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 4 माइनस बाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 माइनस बाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी सारी टर्म एक साथ ले आइए तो कितना आ गया अपने पास, 4x स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फा प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, यानी कि ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी, बाकी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपके सीट में दे रखा था और वो क्लास में सॉल्व कराया हुआ था। अंडर रूट 7 प्लस वो अंडर रूट 7 5 बार दे रखा है, पूरा फॉर्मूला क्लास में कराया हुआ है, प्रूफ भी कराया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। तो 7 पावर 31 बाई 32, तो जो 7 पावर x लिखा है x बराबर 31 बाई 32 आ गया। इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर भी जो क्वेश्चन और आपने किए हुए हैं वो क्वेश्चन जैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, कभी कभी दिन खराब होता है, सबको दोष देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को भी दोष देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन कर सकते थे, और जो भी आगे एग्जाम आएगा उसमें आपको क्वेश्चन करने ही होंगे। यदि एक वृत्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप समान हो तो if the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal, then मान लेते हैं आप ऐसा करते हैं, इसकी परिधि कितनी होती है 2 पाई r, तो अपन r ऐसा मान लेते हैं 7 का मल्टीपल, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7 यानी कि 44 सेंटीमीटर मान लिया। वृत्त की परिधि कितनी ले ली आपने, वृत्त की परिधि ले ली आपने 44, जिसमें रेडियस 7 आ गई। अभी 44 जो परिधि की लंबाई है वही वर्ग की चारों भुजाएं हैं, तो ये कितनी हो गई, ये 11 हो गई, तभी तो 44 होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल देखें, वर्ग का क्षेत्रफल तो आ गया 121 और 2 पाई r, ये 7 कैंसिल, 2 पाई r, 2 पाई r, ये कितना आ जाएगा फिर, नहीं क्षेत्रफल लिखना था, गलत लिख दिया मैंने, उसका क्षेत्रफल आएगा आपका पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर 7 स्क्वायर 154, 22 इंटू 7, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा, तो यह आंसर। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें आपको बस एडजस्टमेंट ही देखना था कि क्या एज्यूम करना है। आपने रेडियस कैसी ले ली, रेडियस ऐसी ले ली जिससे कि ये वर्ग की भुजा आसानी से निकल आए, तो ये आंसर आ गया। ये भी आप टिपिकल नहीं कह सकते। 46 ddx ऑफ साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स दिस, बहुत क्वेश्चन किए हैं आपने। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको लिख लिया आपने टेन इनवर्स, या π/2 माइनस टेन इनवर्स कर देते हैं इसको। इनवर्स वाला पोर्शन है उसको अपन ऐसे लिख लिया, x बराबर cos 2 थीटा पुट कर दें,
ट्रांसफॉर कर रहा हूं इसको, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो tan थीटा हो गया। tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो एंगल क्या बन गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बन गया। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा डी डी एक्स साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अंदर वाला एंगल यही हुआ। जब x बराबर cos 2 थीटा एज्यूम किया है तो वो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो cos स्क्वायर थीटा हो गया। cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई, x लिखा था आपने, तो 1/2 प्लस x/2, डेरिवेटिव 1/2 आ गया। सिंपल आपको उसी में कन्वर्ट करना था, और इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, डेरिवेटिव के साथ भी और ट्रिगोनोमेट्री के साथ भी। अगर x बराबर cos 2 थीटा रखते हैं तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया। बस यही आपको चेक करना था, लिखा सीधा सीधा, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है वो 1/2 प्लस x/2 के बराबर आ गया, और जैसे ही आपने ये किया डेरिवेटिव आ गया आपके पास 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स dx, x बराबर टी स्क्वायर रख देते हैं, dx बराबर 2t dt आ गया। तो ये कितना आ गया, 2t साइन t dt। लिमिट x बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे तो t बराबर पाई बाई 2 आ गया। ये इंटीग्रल आपको आता है बहुत अच्छी तरह से, 2 आउटसाइड t इंटू माइनस कॉस टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 और माइनस कॉस टी का इंटीग्रल फिर साइन टी। लिमिट 0 टू पाई बाई 2। पहला वाला तो 0 हो गया, पाई बाई 2 पर भी 0, 0 पर भी 0, वो प्लस साइन 2, तो 1 माइनस 0 2 के बराबर आ गया। सिर्फ अंडर रूट एक्स को हटाने के लिए x बराबर टी स्क्वायर पुट किया। बहुत क्वेश्चन किए इस अप्रोच के, सामान्य सा इंटीग्रल था, इंटीग्रल आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक द्विपद बंटन में माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 4 तथा 2 हैं। 2 सफलताओं की प्रायिकता, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। मीन 4 है तो एनपी बराबर 4 आ गया। प्रसरण 2 है तो यहां से Q बराबर 1/2 आया, Q बराबर 1/2 आया, P बराबर 1/2 आया, N बराबर 8 आ गया। इसी अप्रोच पे काफी क्वेश्चन सीट में दे रखे, एग्जाम वाले में भी हैं और क्वेश्चन करे भी थे आपने। 2 सफलताओं की N 8 आ गया, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता x = 2, कितना आएगा 8c2 1/2 टू दी पावर 8। P और Q दोनों बराबर हैं तो डायरेक्ट लिख दिया। 8c2 को क्या लिखा फिर आपने, 8 × 7 अपॉन 1 × 2 × 1/2 टू दी पावर 8, ये 28 अपॉन 256 आ गया। 2 टू दी पावर 8 सबको याद है 256, सीधा सीधा आंसर आ गया। पूरा सॉल्व कर दिया है, और आपको आना है, आपको बस मनन करना है कि आगे से इससे सीख लेनी है। कोई भी कह रहा है कि साहब ऐसा पेपर आ गया तो उसके पीछे नहीं जाना, लाइन सेट के आ गया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सामान्य संकेतों में यदि रेखा 2/r बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा वृत्त को स्पर्श करे तो विद यूजुअल नोटेशन इफ द लाइन दिस टचेस द सर्किल r = 2 cos थीटा, देन। अगर अपने पास पोलर वाले फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ठीक है, नहीं याद है अपन वो मान के चलते हैं क्योंकि लास्ट में ऐड हुआ था। r cos थीटा बराबर x होता है और r sin थीटा बराबर y। r से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गई, a × r cos थीटा ax, b × r sin थीटा by बराबर 2। इसमें r से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, आर स्क्वायर की जगह लिख दिया x² प्लस y²।
आर कॉस थीटा की जगह लिख दिया एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए -2x बराबर 0। ये लाइन इसको टच करती है तो केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर। आप जानते हैं एक रेखा वृत्त को कब स्पर्श करती है, जब वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर हो। केंद्र कितना है 1,0 पर पॉइंट डाल दिया उस पे, a + 0 - 2 अपॉन √a² + b²। त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है इसकी 1 आ गया, स्क्वायर कर दिया, सीधा आंसर आ गया। a² - 4a + 4 बराबर a² + b², b² + 4a - 4 = 0। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। नया ऐड हुआ पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर अपन को नहीं है, लेकिन पोलर को कार्तीय में बदलना, कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना, ये तो बहुत अच्छी तरह से पता है, बहुत बार काम में लिया है अपन ने। जब ये सिलेबस में नहीं थे तब भी इतना तो अपन पढ़ाते ही हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप में काम आ जाता है। क्या किया अपन ने, r cos थीटा बराबर x, r sin थीटा बराबर y, x² + y² बराबर वो r² बराबर x² + y² रखा, कार्तीय में चेंज हो गया, जो आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि S1 बराबर ये और S2 बराबर ये, दो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल दे रखे हैं, S1 S2 में रिलेशन पूछा है। इफ S1 = इंटीग्रेशन ऑफ log of x होल पावर -2, लिमिट वेरीज फ्रॉम e⁻² to e⁻³ एंड S2 = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन x² dx 2 to 3। S2 को लेकर चल देते हैं, e⁻x बराबर t ले लिया, या कह देते हैं x बराबर log t आ गया, तो dx कितना हो जाएगा 1/t dt। तो S2 क्या बनेगा देखें, e⁻x को t लिख दिया, अपॉन x², x की जगह क्या आ गया log x, log t होल स्क्वायर, dx की जगह क्या आ गया 1/t dt। लिमिट चेंज कर देते हैं, x बराबर 2 तो ये e⁻2, x बराबर 3 e⁻3, e⁻2 e⁻3 t 1/t कैंसिल, log of t होल पावर -2 dt। यही तो S1 है, S2 बराबर S1। एक स्टेप कैलकुलेशन करने पर आ रहा है, और ऐसे अप्रोच पे बहुत क्वेश्चन है अपनी सीट में और किए हैं आपने। फिर आगे बढ़ते हैं। दो रेखाओं की दिक्कोजाएं L + M + N बराबर 0 और 2LM + 2NL - MN बराबर 0 द्वारा दी जाती है। दोनों रेखाओं के मध्य कोण है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन्स आर गिवन बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। ऐसे क्वेश्चन अपनी सीट में है, कम थे, और फिर इसके अलावा वो कोण के साथ आए थे, कोण पढ़ रहे थे जब भी डिस्कस हुआ था। तो क्या करते हैं, अगर दोनों रेखाओं की दिक्कोजाएं या दिक्कनुपात सेपरेटली आ जाए तो काम चल जाएगा। तो पहली समीकरण L + M + N में से N का मान दूसरी में रख देते हैं। दी समीकरणों से क्या आएगा अपने पास, दूसरी इक्वेशन है 2LM + 2L × N, N के लिए रखा -L - M, -M M ऐसे कैसे, N के रखा -L - M बराबर 0। मल्टीप्लाई किया, पहले L² वाली टर्म, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2LM - 2L² - 2LM - M + LM + M² = 0। -2LM और +2LM कैंसिल हो गए, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2L² - ML - M² = 0। M² से डिवाइड कर दिया, 2L/M होल स्क्वायर -L/M -1 = 0। फैक्टर्स हो गए, L/M -1 × 2L/M + 1। L/M की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 1 आ गया और एक -1/2 आ गया। अब जो पहली इक्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं दिक्कोजाएं L1 M1 N1 L2 M2 N2,
निश्चित रूप से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, 12th वाली बुक में दे रखा है जहां तक है ये मुझे ऐसा याद आ रहा है। और कुछ ही क्वेश्चन है वो अपन को मैंने क्लास में कहा था कि उन जो सीट में दे रखे हैं 2-3 क्वेश्चन सीट में थे, उसके अलावा कौन वाला जो चैप्टर था उसमें थे कि ऐसे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल आप करके आंसर सहित याद रखना है। जो अपनी सीट में था वो वाला नहीं आया लेकिन ये आ गया, तो ये घर से ही करना था। पॉपुलर न्यूमेरिकल है, 60 डिग्री एंगल है, 120 आ जाता है कई बार, लेकिन एक्यूट एंगल लिखना है, न्यून कोण लिखना है 60 डिग्री। पहली इक्वेशन को लिख दिया आपने L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0। इससे M से डिवाइड कर दिया, L1 अपॉन M1 प्लस 1 प्लस N1 अपॉन N1 बराबर 0। L1 अपॉन N1 1 है तो 1 प्लस 1 N1 अपॉन M1 बराबर 0, यानी कि आ गया N1 अपॉन M1 बराबर -2 आ गया। L1 अपॉन M1 आपने 1 लिखा, ये L अपॉन M जो 1 है इसको L1 अपॉन M1 ले लिया आपने, तो यहां से क्या आएगा, देयरफॉर L1 अपॉन M1 अपॉन N1 अपॉन, ऐसी वैल्यू रखनी है कि सब बराबर हो जाए। L अपॉन M 1 आना चाहिए, तो ये यहां तो -2 आ गया, यहां 1 1 आ गया। देखें सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। N1 अपॉन M1 -2 हो रहा है और L1 अपॉन M1 1 हो रहा है। इसी तरह दूसरी ले लेते हैं, फिर वहां L2 प्लस M2 प्लस N2 लेंगे तो L2 अपॉन M2 प्लस 1 प्लस N2 अपॉन M2 आ गया। L2 अपॉन M2 -1/2 रख दिया, तो यहां से N2 अपॉन M2 ये भी -1/2 आ गया, तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, L2 अपॉन M2 अपॉन N2 अपॉन क्या आना चाहिए, N2 अपॉन N2 -1/2 आना चाहिए, और L2 अपॉन M2 ये भी -1/2, तो यहां -1/2 रखा, 1 1 चेक करें। N2 अपॉन M2 ये भी -1/2 आ रहा है और L2 अपॉन M2 ये भी -1/2 आ रहा है, तो दो रेखाओं के दिक् अनुपात आ गए, एक ये और एक ये। दोनों के बीच में एंगल लिख लें, cos थीटा, A1 A2 1 हो गया, B1 B2 -2 हो गया, C1 C2 -2 हो गया, और नीचे √6 यानी कि -1/2 आया, 120 डिग्री आया, लेकिन एक्यूट एंगल लेना था तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 120 भी आ रहा है, 120 ही आ रहा है यहां से, लेकिन आपको न्यून कोण लेना था, इसलिए 120 को छोड़ के अपन ने क्या लिख दिया, वो 60 डिग्री लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। बाकी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको याद रखना था। एक समांतर श्रेणी का दूसरा पांचवा तथा नौवां पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो उस गुणोत्तर श्रेणी का सारवनुपात है। इफ द सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन जीपी, देन कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। मान लेते हैं a बराबर 1 है और d कॉमन रेशो d है, तो T2 क्या क्या दे रखा है, T2, T5 और T9 जीपी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया T5 होल स्क्वायर इक्वल टू T2 इंटू T9। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो करने ही होते हैं। तो T5 स्क्वायर, T5 हो गया 1 प्लस 4D, T2 1 प्लस D, T9 1 प्लस 8D। सॉल्व करेंगे, D की वैल्यू आएगी, D की वैल्यू आ गई, A अपने 1 एज्यूम कर लिया है तो 1 और D आ गया, ऐसे T2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। D स्क्वायर प्लस 8D प्लस 1, राइट साइड में हो गया 8D स्क्वायर, 8D और ये 1D 9D प्लस 1। 8D स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो वो हो गया 8D स्क्वायर माइनस D इक्वल टू 0, तो D इक्वल टू 1 और 1/8, तो 1 तो होगा नहीं। अगर 1 हो गया तो टर्म क्या बन जाएंगी, 1 2 3 4 5, वो जीपी में नहीं आ रही। पांचवा पद 5 आ जाएगा, दूसरा पद 2 आ जाएगा और नौवां पद 9 आ जाएगा, जो जीपी में नहीं है। तो D बराबर 1 हटा दिया, फिर D बराबर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया,
तो देयरफॉर कॉमन रेशो क्या आ जाएगा, T5 अपॉन T2। T5 यानी कि 1 प्लस 4 इंटू 1/8 4D, और T2 1 प्लस D। तो ऊपर कितना हो गया 32 नहीं 12 और नीचे 9 यानी कि 4/3 आ गए। T2 T5 T9 जीपी में थे तो कॉमन रेशो क्या आएगा, T5 अपॉन T2, T5 अपॉन T2 लिखा, कॉमन रेशो आ गया। जैसे जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही कर देना है। क्या कहा आपसे कि समांतर श्रेणी का दूसरा, पांचवा, नौवां पद गुणोत्तर श्रेणी में है। अपन ने पहला पद 1 मान लिया, मान सकते हैं, कॉमन डिफरेंस D ले लिया, उससे समांतर श्रेणी का दूसरा, पांचवा, नौवां पद जीपी में है, वो अप्रोच लगा दी, D का मान आ गया। D का मान आ गया तो अपन ने कॉमन रेशो निकाल लिया, T5 अपॉन T2 4/3 आ गया। यदि G तथा G डैश क्रमशः त्रिभुजों ABC तथा A डैश B डैश C डैश के केंद्रक हों तो AA डैश प्लस BB डैश प्लस CC डैश किसके बराबर है, 3GG डैश के बराबर है। वेक्टर अलजेब्रा की जो शीट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखे हैं तो वहां ये क्वेश्चन दे रखा है, और प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं। AA डैश को क्या लिखा आपने, AG प्लस GG डैश प्लस G डैश A डैश, AA डैश को लिख दिया। AA डैश एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश C डैश, उनको बनाने वाले। G पहले का केंद्रक, G डैश दूसरे का केंद्रक। अपने जानते हैं मध्यकाओं का योग 0 के बराबर होता है, वो कॉन्सेप्ट काम में ले लेंगे। मतलब मध्यकाओं का योग नहीं, मध्यकाओं से जो सदिश व्यक्त होते हैं उनका योग 0 होता है। फिर BB डैश को लिख दिया, BG प्लस GG डैश प्लस G डैश B डैश। फिर CC डैश को लिख दिया, CG प्लस GG डैश प्लस G डैश C डैश, जोड़ दिया। AG प्लस BG प्लस CG 0 के बराबर, G डैश A डैश, G डैश B डैश, G डैश C डैश 0 के बराबर, GG डैश GG डैश GG डैश 3 बार जुड़ गया तो 3GG डैश। स्टैंडर्ड रिजल्ट था, आपको याद रखना था। जो जो आपके महत्वपूर्ण होते हैं सारे अपन को याद रखने थे, ये आ गया। सारणिक दे रखा है 2 टाइम्स 2AB A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB B स्क्वायर 2AB A स्क्वायर का मान बराबर है। वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू। तो पहले तो अपन क्या करें, सिर्फ A बराबर 1 B बराबर 1 रख देते हैं। तो ये सारणिक क्या बन गया, ये सारणिक बन गया 2 1 1 1 1 2 1 2 1। इसकी वैल्यू तो आपको याद है -4 के बराबर है। -4 क्यों, आपने याद कर रखी थी 2 1 1 1 2 1 1 1 2 इक्वल टू 4। इसमें दूसरी और तीसरी पंक्ति बदल दी तो 2 इंटू -4 -8 आ गया। ऑप्शन में देखते हैं विकल्पों में, विकल्पों से 1 1 रख दिया, पहले का आ गया 1 1 2 8 आ गया पहले विकल्प में। दूसरे विकल्प में देखें 1 1 2 4 आ गया। तीसरे विकल्प से देखें 2 8 -24 आ गया। चौथे विकल्प से देखें -8 आ गया। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। 1 + 1 -4 आना चाहिए था, ये -8 आ रहा है। 1 + 1 2 क्यों 8 आ गया। ये देखें कोई करेक्शन तो नहीं है। सीट में देखता हूं क्वेश्चन अपना पेपर में। वन 130 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, यहां पर ये 2 नहीं है, 2 अपना गलत आ गया, तो ये -4 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। और किसी से -4 नहीं आ रहा था, ये 4 आता, ये 2 आता, ये -12 आता, तो ये गलत हो गए, ये आ गया। ऐसे रिजल्ट बहुत आपको, जो अब पेज नंबर मुझे याद नहीं रहा है, सारणिक की सीट में
एक पेज पे क्वेश्चन दे रखे थे और सारे क्वेश्चन वो क्लास में सॉल्व कराए थे। उनमें से पहला क्वेश्चन यही था 211 121 112, उसका सार ने कमांड 2 आता है, सभी से प्रूव कराया था, दो तरह से कराया था, सरस डायग्राम से भी और एक्सपेंशन से भी, फिर प्रॉपर्टी से भी, 3 तरीके हो गए। तो आ गया, तो वो काम में आ गया आप। और अगर इस तरह से नहीं करते हो आप, तब C1 + C2 + C3 लगा दें। C1 + C2 + C3 जब लगाएंगे, क्या बन रहा है पहले कॉलम में A + B होल स्क्वायर, 2AB + A स्क्वायर B + B स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, B स्क्वायर + 2AB + A स्क्वायर, तो A + B होल स्क्वायर बन रहा है। तो A + B होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन होगी 1 1 1, फिर बाकी जो भी है। अब 2 0 बना सकते हैं आप, R2 - R1 R3 - R1 से फिर सॉल्व कर लेंगे। पर अपन को सॉल्व नहीं करना है, जब अपने पास 1 रखने का ऑप्शन है तो इसी से करेंगे। तो ये सारा पेपर कराने का उद्देश्य इसको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं था, सॉल्यूशन आपने सबने कर लिए और बहुत लोगों ने करा दिए, यूट्यूब पे भी करा दिए, वैसे भी करा दिए और सारे मार्केट में उपलब्ध थे। मेरा उद्देश्य ये था कि पेपर में आपको बताऊं, और जो ये कॉमन परसेप्शन ये आ गया कि पेपर बहुत टिपिकल आ गया है, उससे आप बाहर निकलें। क्योंकि ये क्या है, आगे आने वाले पेपर होंगे, आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे उनके लिए भी नुकसानदायक था। तो बस अब आपको ये है कि एक बार पढ़ने के बाद फिर, और अभी कई लड़कों से बात हुई, उनसे क्या हुआ कि साहब सीट 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, फिर उनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर और किताबों में लग गई, कोई ये ले आया, कोई वो ले आया, बहुत सी किताबें हैं और सारी किताबें बढ़िया हैं, सारे क्वेश्चन, लेकिन आप देखो उनमें जो क्वेश्चन है वो हमारी सीट में कौन सा नहीं है, सब है भाई। BSc वाली तो कोई बुक है ही नहीं मार्केट में। 11 12 वाली बुकें, बहुत बुकें जो AIEEE और जो IIT मेंस के लिए चलती हैं, उनमें बहुत बुकें, इतनी बुक्स हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। और जो सारे क्वेश्चन उसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। जो क्वेश्चन आप किसी भी बुक में देख रहे हैं, जो मार्केट में आ रही हैं, वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ हैं, एग्जाम में आए वो तो सब है ही। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन ढूंढ के नहीं ला सकते। अगर एक आध कोई आ गया हो कि हमारी सीट में नहीं हो और दूसरी उसमें हो और वो आ जाए, सब टाइप के क्वेश्चन दिए हैं आपको, सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएं। बस आपको क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और अपने पे कॉन्फिडेंस के साथ, और जहां पढ़ रहे हो वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ करना था। आप ये कह दो कि इसमें से कुछ नहीं आया, तो वो आप अपनी सोच को इसके सारा सॉल्यूशन देख के फिर बना सकते हैं। अब ये इसमें करीब 50 से ज्यादा क्वेश्चन ये करा दिए, और ग्रेजुएशन वाले में भी 45-40 क्वेश्चन करा दिए। ये सारे क्वेश्चन मिलके 96 97 98 हो रहे हैं। 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, और तो कितने हो गए अब आप लगा लो, 110 115 क्वेश्चन हो गए और ज्यादा हो गए उससे। उसमें से कुछ 10% आप गलत कराओ, सारा करना ही नहीं है। सब लोगों को 150 क्वेश्चन करने हैं, आपको मान लो कि 100 करने हैं, तो प्रेशर 2/3 तो वैसे ही हो गए। हाँ, बस आपको संतुलित रहना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। और जो आपका ये पेपर, आप सब दोबारा करें, इस पेपर को दोबारा करें और देखें क्योंकि ये क्वेश्चन अपन से क्यों नहीं हुए, जो नहीं हुए थे, जो कारण था, उनको रिमूव करें। मैंने ये नहीं कहा आपसे, मैंने ये कहा था कि आपको हमारी ही सीट करनी है, बार बार करनी है, और जब आपको लग जाए कि ये सारा सेटिस्फैक्ट्री हो गया और सब अपन ने कर लिया, तो आप कोई सी बुक करें, कहीं से भी करें, यही था हमेशा। लेकिन आप ये भी नहीं करें और आप दूसरी जगह करते जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। आप जहां भी पढ़ रहे हो, पहले उन्हीं के नोट्स को आपको रिवाइज करना है 2 3 4 5 बार, और जब आपको लगे परफेक्शन हो गया तो आप दूसरा देखेंगे तो बहुत कम मैटर मिलेगा, और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप ढूंढ के आप लाओ तो सही, ढूंढ के कोई भी आप मुझे बताओ पर्सनली आके कि साहब ये क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं था और वहां ऐसे हो गई। भाई ये बेकार प्रश्न, बेकार क्या, लाइन से हटके टेस्ट पेपर आया, उसके भी आपको 150 में से 110 115 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, टीचिंग मेथड सहित बता रहा हूं। और फिर इसमें, और जब अगर पूरा ही पेपर आ जाता, रूटीन क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही पेपर, रूटीन पेपर आएगा तो पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
यही मैं पहले कहा, यही अब कहा है। हमने लगातार कहा कि आपके पुराने वाले एग्जाम वाले भी हैं और नए एग्जाम होने वाले हैं वो भी हैं, और वो सब हैं। बस अपन को अब ये नहीं है, कई बार फिर वही वाली बात आ जाती है जो मैं पहले बता रहा था कि हमने पढ़ा साहब a+2b होल स्क्वायर आपने बताया, लेकिन एग्जाम में आ गया 2a+b होल स्क्वायर, तो आपको साहब ये तो बताया ही नहीं था। तो ये आपको अंतर महसूस करना है, पेपर टिपिकल नहीं है और आपने पढ़ाई भी अच्छी तरह से की है। बस आपको अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और अपने आप पे विश्वास के साथ वो देखना है, सब आपको मिलेंगे। तो अब नव वर्ष की पुनः सबको शुभकामनाएं, फिर दोबारा मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इस पेपर को बार बार मनन करना है, दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, 4 बार देखना है, और अगली परीक्षा के लिए अपने आप को और मजबूती से तैयार करना है। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा मैटर आपके पास है। बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, आप बहुत काबिल हैं, ये ध्यान में रखना है। नेगेटिव विचार हैं उनको हटाना है, जो नेगेटिव बात करता है उससे बातें कम करनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से और जो धनात्मक, जो सकारात्मक बात करते हैं उनसे ही आपको मिलना जुलना है। और जहां भी आपके पासवर्ड आपने बना रखे हैं, मेल के हैं या और किसी के भी हैं, ऐसे पासवर्ड बनाओ, आई विल डू इट, आई कैन विन, आई विल विन, इस तरह के पासवर्ड बनाओ, जैसे बार बार उनको सुनेंगे तो आपको उसकी करने की भी आदत हो जाएगी। ठीक है, अंत में फिर सभी को नमस्कार।